ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ऑब्सेशन यानी कि एक थॉट जो बार बार आता है और कंपल्शन उस थॉट को काउंटर करने के लिए हमें बार बार एक अंदर से आवाज़ आती है कि ये एक्शन करो। पर जब ये उस हद तक पहुंच जाए कि आप सारा दिन सिर्फ यही कर रहे हो, हमारी बॉडी रिएक्ट करती है कि घबराहट होती है और हार्ट बीट बढ़ जाती है, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है और हम ज़्यादा चौकन्ने रहने लगते हैं। जो ओसीडी के पेशेंट्स होते हैं तो इनके साथ एक सहानुभूति रखनी ज़रूरी है। ये समझने की ज़रूरत है कि ये किन चीज़ों से डर रहे हैं और इनकी मदद करनी चाहिए कि ये कैसे उस डर से बाहर निकल सके। एक्चुअली शुरुआत ओसीडी की डर या एंग्जाइटी से ही होती है। क्या आपको भी चादर की सलवटे को बार बार ठीक करने की, हाथों को धोने की या चीजों को अरेंज और रीअरेंज करने की आदतें हैं? तो ये किसी गंभीर बीमारी की निशानी हो सकती है। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल आरोग्य भारत में, जहां हम आपको हेल्थ और फिटनेस के टिप्स देते हैं और एक्सपर्ट से बात करके आपकी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स का छोटा छोटा सॉल्यूशंस निकाल के देते हैं। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर आराधना मैम। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम, आज हम बात कर रहे हैं ओसीडी की, जिसे हम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं। तो मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूँगी कि ये होता क्या है? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, अब जब ये दो शब्द आप देखते हैं, सुनते हैं, ऑब्सेशन यानी कि एक थॉट जो बार बार आता है और कंपल्शन उस थॉट को काउंटर करने के लिए हमें बार बार एक अंदर से आवाज़ आती है कि ये एक्शन करो, तो वो कंपल्शन है। तो जब ये एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है कि जब हमारे रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी के काम हैं उसको ऑब्स्ट्रक्ट करने लगे, या हम जो हमारे रूटीन के काम हैं उनमें करने के लिए हमें बाधा करने लगे, तब ये डिसऑर्डर का फॉर्म ले लेते हैं। तो इसे कहते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। मैम, ऐसी कौन सी आदतें होती हैं जिनसे इसकी शुरुआत होती है और फिर ये बाद में जाकर के ओसीडी में कन्वर्ट होता है? ऐसा है, जनरली जैसे आपने कहा चादरों की सलवटे ठीक करना या बार बार हाथ धोना, तो जनरली जो लोग बहुत मेटिकुलस होते हैं, जो बहुत ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, ये चादर की सलवटे सही करना अपने आप में गलत नहीं है। अपने घर को, अपने आसपास की चीज़ों को सलीके से रखना बहुत अच्छी आदत में आता है। पर जब ये उस हद तक पहुंच जाए कि आप सारा दिन सिर्फ यही कर रहे हो और जो आपको करना चाहिए उसके लिए आपके पास समय ही नहीं बच रहा, एनर्जी नहीं बच रही, तब ये फिर डिसऑर्डर के कैटेगरी में आता है। तो ऐसा कोई भी टिपिकल आदत या शुरुआत, मतलब कुछ बेसिक तरह के लोगों को ही ऐसी प्रॉब्लम होगी, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कोविड के समय में बार बार हिदायत दी जा रही थी कि हाथ धोइए, डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, मास्क पहनिए, तो बहुत लोगों को बार बार हाथ धोने की वजह से ये आदत में भी आ गया। और वो डर, देखिए ये सब कुछ जो है ना साइकोलॉजिकली इमोशन से जुड़ा होता है। जब डर इतना ज़्यादा है, जब एंग्जाइटी इतनी ज़्यादा है, तब ये प्रॉब्लम होने की संभावना बढ़ जाती है। मैम, जैसा कि आपने कहा कि एंग्जाइटी से इसकी प्रॉब्लम्स और बढ़ जाती है, तो मैम हम एंग्जाइटी को और ओसीडी को कैसे कनेक्ट करते हैं? तो एंग्जाइटी क्या है कि किसी भी सिचुएशन को फेस करने में जब हमें डर लगता है, और डर क्यों लगता है? क्योंकि वो पहले हमने कभी किया नहीं है, या हमें अपने ऊपर भरोसा नहीं है कि हम ये करने चलेंगे और हम सही कर पाएंगे, और हमें गलती करने से डर लगता है। तो ये जब चीज़ें होती हैं तो वो जो हमारी बॉडी रिएक्ट करती है कि घबराहट होती है और हार्ट बीट बढ़ जाती है, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है और हम ज़्यादा चौकन्ने रहने लगते हैं इन चीज़ों को लेके, इसे एंग्जाइटी कहते हैं। और एंग्जाइटी किसी भी चीज़ को लेके हो सकती है, एग्ज़ाम को लेके हो सकती है, लाइफ में कोई भी बड़ा चेंज है, हम नई नौकरी के लिए जा रहे हैं, हम कहीं शहर बदल रहे हैं,
किसी भी नए अनुभव को लेके हम एंग्शियस हो सकते हैं, पर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एक अपने आप में एंग्जाइटी से ही इसकी शुरुआत है, लेकिन ये तब है जब एक ही विचार हमें बार बार परेशान कर रहा है। जैसे कुछ लोगों को डर होता है कि कहीं मेरे से गैस तो नहीं ऑन छूट गई, तो वो बार बार जाके चेक करते हैं गैस का सिलेंडर, गैस ऑफ की या नहीं की, दरवाजे को ताला लगाया कि नहीं लगाया। तो ये तो थॉट है कि मैंने नहीं किया, शायद ये थॉट है, लेकिन जब वो थॉट इतना ज़्यादा हमें परेशान करने लगे कि हमें लगता है कि हम जाके चेक कर लें एक बार और उसके बाद तसल्ली होगी। तो एक आम आदमी को भी ये हो सकता है कि हमने जाके चेक कर लिया, हाँ ठीक है, एक बार चेक कर लिया, किया था ना, हाँ किया था, तो तसल्ली हो गई। तो ये एक आम बिहेवियर है। लेकिन जब ये इस हद तक पहुंच जाए कि हमने किया, आ गए, फिर नहीं फिर जाके करेंगे, आ गए नहीं फिर जाके करेंगे, तो ये OCD का फॉर्म ले लेता है, क्योंकि इससे फिर आप खुद परेशान हो रहे हैं, आपके आसपास के लोग भी परेशान हो रहे हैं, और जिन चीज़ों में आपकी एनर्जी जानी चाहिए थी, जो कामों को आपको प्रायोरिटाइज करना चाहिए था, वो उनको आप नहीं कर पा रहे, आपकी जनरल लाइफ फंक्शनिंग को इम्पैक्ट कर रहा है। तो मैम जैसे कि ऐसा होता है कि हम जनरली जैसे टीवी शोज़ में देखते हैं या हम नॉर्मली बात करते हैं, तो हम बात करते हैं कि OCD का मतलब है कि हम चीज़ों को बार बार अरेंज कर रहे हैं, या इसका मतलब है कि हमें जर्म से डर लग रहा है, या फिर हमें आदत है कि हम हाथ धो रहे हैं। इसके अलावा ऐसे कौन कौन से सिम्टम्स पे हमें ध्यान देना चाहिए ताकि हमें पता चले कि हम इनिशियल स्टेज ऑफ OCD में है या किसी को OCD की बीमारी है? देखिए, बीमारी कोई भी साइकोलॉजिकल या साइकियाट्रिक प्रॉब्लम को डायग्नोस करने के लिए वो कम से कम 2 हफ्ते तक होनी चाहिए। अब मान लीजिए कोई किसी के घर गेस्ट आने वाले हैं, कोई इम्पोर्टेंट गेस्ट आने वाला है, और वो मतलब मेरे गेस्ट पे मेरा इम्प्रेशन अच्छा रहना चाहिए, तो वो बार बार जाके फ्लावर्स ठीक कर रहे हैं, सोफ़ा ठीक कर रहे हैं, तो ये एक जनरल एंग्जाइटी है, और ये इतनी एंग्जाइटी बीमारी की श्रेणी में नहीं आती है। इसको तो हम नज़रअंदाज करेंगे क्योंकि वो गेस्ट आए, सब अच्छा रहा और हम भूल भाल गए, पर जिसका ये बिहेवियर का पैटर्न ही बन जाए तब दिक्कत है, और उसका फिर इलाज होना ज़रूरी है। तो मतलब जैसे अगर हम सेम बिहेवियर है कि हम वास ठीक कर रहे हैं, तो हम रोज़ वही चीज़ों को रिपीट कर रहे हैं, वो उसी वास को आपने दिन में 50 बार ठीक किया और वो हर दिन हो ही रही है वो चीज़ें, हाँ, रिपीटेटिव, तब वो बीमारी की श्रेणी में आती है। मैम हम जैसे आपने इनिशियली भी बताया कि ऑब्सेशन और कंपल्सन 2 अलग अलग चीज़ें हैं, तो हम उन्हें सेपरेटली डिफाइन कैसे करते हैं, उनको डिफरेंशिएट कैसे किया जाता है? नहीं, ऑब्सेशन एक थॉट है और कंपल्शन एक एक्शन है, और थॉट के बाद एक्शन आता है। सो बेसिकली अगर हम ये समझें कि हमारे बिहेवियर का जेनेसिस क्या है, कैसे होता है, तो कोई पहले हमें एक ख्याल आता है, थॉट आता है। जैसे मान लीजिए आज आपने ये टॉपिक लिया है, तो आपके मन में आया कि मुझे साइकियाट्री को लेके कुछ एक प्रोग्राम बनाना है, तो आपके मन में विचार आया, उसके बाद फिर आपने क्वेश्चंस फ्रेम किए, पहले उसकी रिसर्च की कि वो खुद क्या आपने समझा, फिर उसके बाद आपने सोचा कि किस गेस्ट को बुलाना है, तो एक प्लानिंग की। तो ऐसे ही ऑब्सेशन जो है वो एक थॉट की कैटेगरी में आता है, और हमारा कोई भी बिहेवियर जब थॉट होता है उसके साथ एक इमोशन जनरेट करता है कि आपके मन में आए इस टॉपिक पे बात करूं, अच्छा ये अच्छा रहेगा, आपको अच्छा लगा, फिर आपने बिहेवियर यानी एक्शन पे काम किया। तो हमारे सारे बिहेवियर्स इसी पैटर्न पे चलते हैं, पहले थॉट आता है, उससे रिलेटेड एक इमोशन आता है, और फिर वो मोटिवेट करता है हमें एक्शन के लिए। तो जब वो नेगेटिव सेंस में चला जाता है तो फिर वो डिसऑर्डर का रूप ले लेता है। तो मैम जैसे आप कह रही हैं कि एक थॉट से इसकी शुरुआत होती है, तो क्या हम ये भी कह सकते हैं कि ये मोस्टली ये होता है कि हमें एक थॉट आया, फिर हम उस पर ओवरथिंक कर रहे हैं, तो हम OCD को वैसे कनेक्ट कर सकते हैं कि इट्स मोस्टली ओवरथिंकिंग? आजकल ये वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ओवरथिंकिंग। हाँ, हम लोग ओवरथिंक कर रहे हैं,
और जब हम उस ओवर थिंकिंग में सोल्यूशन पे बात नहीं कर रहे हैं, केवल उस चीज को लेके चिंता ही किए जा रहे हैं, तब प्रॉब्लम है। बट अगर हम सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं और उसको सॉल्व करके आगे बढ़ रहे हैं तो फिर वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैम क्या ये हार्मफुल भी होता है किसी तरीके से? हार्मफुल इस तरह से होता है कि आपकी लाइफ जैसे थम जाती है, क्योंकि वो रिपीटेटिव है, क्योंकि आप उसी चक्र में फंसे हुए हैं, आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो हार्मफुल होता ही है इन द सेंस कि मैंने देखा है बहुत यंग बच्चे इस चक्र में फंस के बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज़ खो देते हैं, बहुत सारे सोशल रिलेशंस लूज़ करते हैं, बहुत सारा समय लूज़ करते हैं, तो अपने उम्र के लोगों से बहुत पीछे रह जाते हैं। बस ये नुकसान है, और बाकी कोई पोटेंशियली मतलब आप कहें कि लाइफ थ्रेटनिंग या वो ऐसा तो कुछ नहीं है, अनलेस वो फिर एक और डिग्री पे चला जाए जहाँ आप पैरानॉइड हो जाएं और आपकी रियलिटी चेक ख़त्म हो जाए, वो फिर अलग लेवल पे होता है। मैम जैसे आप कह रही हैं कि वो एक डिग्री बढ़ जाती है, तो बीमारी शुरू होती है तो वो सिंपली शुरू होती है, फिर मीडियम, फिर हार्ड, वो ऐसा होता है कि हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या इसका कोई ऐसा भी लेवल है जहाँ पे इंसान अपने सोचने की शक्तियों को खो दे, या ऐसा कुछ हो कि वो डिफ्रेंशिएट ना कर पाए कि उसे कौन सा एक्शन करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए? देखिए जनरली क्या होता है, शुरुआत हमेशा एंग्जाइटी से होती है और लो सेल्फ कॉन्फिडेंस से होती है, जब हमें कुछ भी करने की का आत्मविश्वास ही नहीं है कि हम कर पाएंगे। तो जैसे आपने कहा चादर की सलवटें आप सही कर रहे हैं या फ्लावर्स ठीक कर रहे हैं, तो बहुत सारी गृहिणियों को इस तरह से OCD बोल दिया जाता है, होती नहीं है पर बोल दिया जाता है। तो अब क्योंकि उन्होंने अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान अपने साफ सुथरे सुंदर घर को बना लिया, तो इसलिए उनका सारा फोकस उस पर है, ठीक है ना। पर हाँ, अगर उसके साथ साथ वो अच्छी मेज़बान हैं, वो अपने अतिथि का अच्छे से स्वागत करती हैं, 10 तरह के पकवान बनाती हैं और अपनी लाइफ में खुश हैं, तो ये कहीं दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रॉब्लम है जब वो सारा दिन केवल यही करती रहती हैं और किसी को बैठने नहीं देती कि आप इस बिस्तर पे नहीं बैठेंगे, मैंने अभी झाड़ा है, ठीक है ना, या तुमने ये गलत कर दिया, इसको अगर ये रिमोट ऐसे रखना चाहिए तो ऐसे ही होना चाहिए, आपने ऐसे कैसे कर दिया। तो जब वो इतना करने लगे कि सामने वाले को टोका टाकी लगने लगे, तब वो दिक्कत की श्रेणी में आएगा। तो इसलिए इसको अब ये होता क्यों है, ये भी समझने की ज़रूरत है कि जब हमें ये नहीं पता है कि हमारी इसके अलावा भी आइडेंटिटी है, जब हम इसके बियॉन्ड अपनी आइडेंटिटी नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं, ये काम तो हो गया, अब आगे बढ़े। तो बहुत बार जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर वाले लोग होते हैं या एंग्शियस लोग होते हैं, वो अपने जीवन की दिशा ही निर्धारित नहीं कर पाते हैं। वो दूसरों को खुश करने के लिए काम करते रहते हैं और उस प्रशंसा के लिए ही जिए जाते हैं, जो शायद कभी मिलती नहीं। तो इसलिए वो उनका एफर्ट उसके लिए और बढ़ता जाता है, और फिर जब नहीं मिलती तो उनका आत्मविश्वास घटता जाता है। तो इस तरह से ये दिक्कत बढ़ती जाती है। फिर मैम जैसे हम बात कर रहे थे कि मैं वापस अपने क्वेश्चन पे आऊँगी कि क्या ऐसा कोई लेवल है इसका जहाँ पर इंसान अपनी रियलिटी से भटक के ये डिसाइड ना कर पाए कि उसका कौन सा डिसीजन राइट है कि नहीं है? ये लेवल डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। लेवल का एक जो क्राइटेरिया है कि आपका रियलिटी चेक खत्म हो जाए, कि आप सच और इमेजिनेशन में फ़र्क करना भूल जाए, वो है लेवल। जब दिक्कत शुरू, हाँ, अपने डिसीजंस को ही डिफाइन कर रहे हैं। ओके मैम, लास्ट क्वेश्चन, क्या ये ट्रीटेबल है, मतलब किसी तरीके अगर जल्दी पकड़ में आ जाए तो डेफिनेटली ट्रीटेबल है। साइकियाट्रिस्ट के पास जाएंगे तो उनके पास ऐसी दवाइयाँ हैं जिससे आपकी एंग्जाइटी कम हो सके और आपकी कंपल्शन
एंग्जाइटी कम होती है तो अपने आप थोड़ी सी कंपल्शन भी कम होती है। लेकिन इसका फ्लिप साइड ये है कि जैसे ही आपकी उस दवाई की, उस डोज की आपकी बॉडी को आदत पड़ जाती है, फिर ये दोबारा से होने लगता है। तो हमेशा जो एडवाइजेबल है कि दवाई से आप एक्यूट सिचुएशन को सबसाइड करेंगे, उसके साथ में आप लेंगे साइकोथेरेपी, जिससे कि आपका जो थॉट प्रोसेस है उस पे आप काम कर सकें और आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए कुछ जद्दोजहद कर सकें। जो भी हर इंसान में कोई ना कोई खूबी होती है और दिक्कतें वहीं आती हैं जब इंसान अपनी खूबियां नहीं समझ के दूसरों जैसा बनने की कोशिश करता है। और जब ये जागरूकता आ जाती है इंसान में कि मेरी अपनी एक पहचान है और मुझे अपनी पहचान ढूंढनी है और बरकरार रखनी है और उसे और बेहतर बनाना है, तो वो डेफिनेटली ठीक हो सकता है। मैम, इससे मुझे एक और सवाल याद आ रहा है कि अगर हम उसे नहीं ठीक कर पाए या कोई है जैसे OCD है, तो हमें उनके साथ कैसे बिहेव करना चाहिए? बिकॉज बहुत बार होता है कि हम अपने थॉट्स को उनको देख के लिमिट नहीं कर पाते हैं, तो उसे हमें कैसे कंट्रोल करना चाहिए? तो जनरली ऐसा होता है, जो OCD जिनको होता है उनके साथ के लोग ना उनसे किनारा करने लगते हैं, चिढ़ से जाते हैं उनसे, तो और उनको कई बार इल ट्रीट भी करते हैं, उनको भला बुरा भी कहते हैं और इग्नोर भी करते हैं कि भाई इसको नहीं पूछने की ज़रूरत, ये तो अभी ना बाथरूम में घुसा। तो ये बहुत लोग होते हैं जो ना नहाने में 2-3 घंटे लगाते हैं, और जिन जगहों पे थोड़ा पानी की दिक्कत होती है तो वहाँ घर के सब लोग कहेंगे कि सबसे पहले तुम सबसे बाद में जाना, पता चलेगा तुमने सारा पानी ख़त्म कर दिया, किसी को पानी नहीं मिला। तो ये इस तरह की दिक्कत होती है जो OCD के पेशेंट्स होते हैं। तो इनके साथ एक सहानुभूति रखनी ज़रूरी है। ये समझने की ज़रूरत है कि ये किन चीज़ों से डर रहे हैं और इनकी मदद करनी चाहिए कि ये कैसे उस डर से बाहर निकल सके। एक्चुअली शुरुआत OCD की डर या एंग्जाइटी से ही होती है, पर क्योंकि हम लोग इसको पागलपन मान के इग्नोर कर देते हैं, तो इसीलिए केवल दवाई पे जोर रहता है। बहुत बार मेरे पास जब पेशेंट्स आते हैं वो बहुत साल से दवाइयाँ ले रहे होते हैं, और जब थेरेपी में आते हैं उसके 6-8 महीने में वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर जाते हैं। हालांकि 6-8 महीने में पूरी तरह मैं कहूँ कि मैं ठीक कर पाऊँगी, वो अपनी विल पावर पे होता है। एक्चुअली थेरेपी लेने वाले की विल पावर पे है, क्योंकि काम हमें खुद करना है अपने साथ। सिर्फ थेरेपिस्ट का काम आप एक दिशा देना है, आपकी मदद करना है। तो जितना इंसान खुद अपनी प्रेरणा से आते हैं थेरेपी लेने, उनमें डेफिनेटली सुधार होता है। थैंक यू सो मच मैम। इसी तरह के और जानकारियाँ पाने के लिए, चाहे वो मेंटल हेल्थ को लेकर के हो, फिजिकल हेल्थ को लेकर के हो या फिटनेस को लेकर के हो, इसके बारे में जानने के लिए देखते रहिए आरोग्य भारत।